हाय गाइस, माय नेम इज अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कफ दोष के बारे में। तो हमारा आज का चैप्टर है कफ दोष निरूपण। सबसे पहली बात, इसके अंदर इसकी निरुक्ति, इसके पर्याय गुण जैसे मैं तुम्हें पहले पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ वैसे ही आज भी हमें इसको ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कफ दोष की निरुक्ति। तो कफ दोष की निरुक्ति होती है शीर्ष आलिंगने से। शीर्ष आलिंगने का मतलब होता है जोड़ना। जो दो हिस्सों को जोड़ती है उसको हम कफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा नी जॉइंट है तो एक हमारी बोन ये रही जिसको हम अस्थि बोलते हैं, एक बोन ये रही। इन दोनों को जोड़ने का जो काम करेगी वो कौन करेगी? कफ करेगी। यहाँ पर मैंने तुम्हें बोन्स का एग्जांपल लेकर बताया है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऐसी चीज है जहां पर जोड़ना होता है, जैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जोड़ती है तो बीच में क्या होगा? कफ होगा। कफ उसको आपस में बांध के रखती है। ठीक है। तो जो हमारा कफ है, कफ को हम क्या बोलते हैं? कफ का दूसरा नाम होता है श्लेष्मा, तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पर श्लेष्मा क्या है? श्लेष्मा वह द्रव्य है जो शरीर में दो या दो से अधिक सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है या तो माइन्यूट होंगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया दो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ती है, या फिर स्थूल, स्थूल मतलब जैसे हमारी दो बोन्स को आपस में जोड़ रही है। अवयवो मतलब वो चीज जिसको ये जोड़ रही है, को जोड़े रखता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कफ बोलते हैं। तो कफ का वैसे तुमने मेन फंक्शन पढ़ा होगा कि ये म्यूकस सिक्रीट करती है, लेकिन कफ वो है जो दो अवयवों को आपस में जोड़कर रखती है, उसको हमें कफ बोलना है। और इसकी निरुक्ति किससे होती है उसके लिए तुम्हें श्लोक याद रखना है, शीर्ष आलिंगन है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। कफ का पांच भौतिक स्वरूप। कफ का पांच भौतिक स्वरूप बहुत सिंपल है। जब मैंने तुम्हें इसके रिलेशंस पढ़ाए थे, मैंने तुम्हें वहां भी बताया था कि कफ के अंदर कौन से महाभूत प्रधान है। जल और पृथ्वी इसके अंदर प्रधान रहती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं कफ के गुण पर। कफ के गुण के लिए तुम्हें यह श्लोक याद करना पड़ेगा, जैसे तुमने वात के गुण के लिए याद किया था, पित्त के गुण के लिए याद किया था। तो इस श्लोक में क्या लिखा है? स्निग्धः शीतो गुरु मंदः श्लेक्षणो मृत्सनः स्थरः कफः। ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर का 12th श्लोक है। इस श्लोक के अकॉर्डिंग जो हमारा कफ होता है, कफ कैसा होता है? स्निग्ध होता है। स्निग्ध का मतलब होता है चिकना। नेक्स्ट शीत, शीत का मतलब होता है कोल्ड, ठंडा होता है। गुरु का मतलब होता है भारी, हैवी। मंद, मंद का मतलब होता है देर से कार्य करने वाला। कोई ऐसा मनुष्य होगा, तुमने देखा होगा, तुम्हारे ग्रुप में भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा सोता है, सोता ही रहता है, जल्दी से काम नहीं करता। तो तुम समझ जाना कि उसके अंदर कफ का प्रकोप है, मतलब वो कफश प्रकृति का लक्षण है। इसलिए वो सारे कार्य देर से करता है, इसलिए वो सुस्त रहता है। अगला है यहाँ पर सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब भी चिकना ही होता है। आगे लिखा है मृत सन। मृत सन का मतलब होता है लिस लिसा। तुमने देखा होगा जैसे वसा होती है वो कैसी होती है? लिस लिसी सी होती है। तो मृत सन का अर्थ होता है लिस लिसा। आगे लिखा है स्थिर। अब वो सुस्त होगा तो एक जगह ही पड़ा रहेगा आलसी की तरह। तो कफ जो होता है वो स्थिर रहने वाला होता है, उसके अंदर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये कुछ गुण हैं कफ के, ये तुम्हें एज इट इज लर्न करने हैं, इसका कोई भी तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसी का ही तुम्हें ये एक श्लोक लर्न करना है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आते हैं इसके अंदर कफ के कर्म। कफ के कर्म के अंदर समझो, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ये श्लोक तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कर्म का भी। श्लेष्मा स्थिरतव स्निग्धतव संधि बंधन क्षमादिभि। इसका मतलब क्या है? जो श्लेष्मा है, श्लेष्मा मतलब हमारा जो कफ है, ये कैसा होता है? हमेशा स्थिर रहने वाला होता है। इस प्रकार जो कफ होता है सदैव स्थिर रहने वाला होता है। ठीक है। आगे लिखा है स्निग्धतव। स्निग्धतव मतलब ये हमेशा चिकना रहने वाला होता है। अगला संधि बंधन मतलब संधि को बांधे रखता है। संधि का मतलब होता है जॉइंट्स, तो जॉइंट्स को बांधने वाला होता है। आगे लिखा है क्षमा दिवी। क्षमा दिवी का मतलब होता है इसके अंदर सहनशीलता होती है। जो कफश प्रकृति का मनुष्य होता है, अगर तुम उसको गाली वाली देकर भी चले जाओगे तो जल्दी से पलट कर वो रिप्लाई नहीं करता। लेकिन अगर तुम ऐसा कर दोगे पित्तज प्रकृति के मनुष्य के साथ में, तो वो पलट के तुम्हारे दो चांटे भी मार देगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। जो कफस वाले होते हैं इनके अंदर सहनशीलता बहुत होती है। तो अब आगे चलते हैं हम। आगे आता है श्लेष्मा के स्थान, मतलब कफ के स्थान कौन कौन से हैं। तो उसके लिए तुम्हें ये श्लोक याद करना है, ये श्लोक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट श्लोक ही लिखे हैं इसके अंदर। तो इस श्लोक के अकॉर्डिंग ये क्या है? कफ के स्थान कौन कौन से हैं? उराहा। उराहा का मतलब मैंने तुम्हें बताया था चेस्ट रीजन होता है। कंड शिराह क्लोम और वान्य आमाश्यो रसाह मेदो घ्राणम च जिह्वा च कपस्य सूत्रामुराह। इसका मतलब क्या है? जो हमारा श्लेष्मा है, श्लेष्मा का जो स्थान है वो कौन कौन सा है? उर रीजन है,
कंठ रीजन, कंठ मतलब गले का रीजन जो है वो है, शिर हमारा हेड, क्लोम हमारा पेनक्रियाज, पर्व मतलब हमारे जॉइंट्स, अमाशय मतलब स्टमक, रस मतलब हमारी रस धातु, और मेद धातु, जिह्वा, ये सब क्या है हमारे श्लेष्म के स्थान माने गए हैं। लेकिन इनके अंदर भी कोई एक विशेष स्थान होता है। जैसे हमने पढ़ा था पित्त में, पित्त के अंदर नाभि जो थी विशेष स्थान थी, बाकी हमने सारे स्थान उसके पढ़े थे, नाभिराम आशय स्वेदोलसिका रुधिरम रसः, लेकिन जो नाभि थी वो विशेष स्थान थी। इसी तरीके से जो श्लेष्म का विशेष स्थान बताया गया है वो उर बताया गया है, मतलब चेस्ट रीजन, जो चेस्ट रीजन होता है वहां पर हमारी श्लेष्म यानी कि जो कफ है वो विशेष रूप से प्रेजेंट होती है। अब आगे चलते हैं। आगे देखो इसके प्राकृत श्लेष्म के भेद, मतलब कफ के भेद। जैसे हमने वात के 5 प्रकार पढ़े थे, प्राणायाम समान व्यान अपान, जैसे हमने पित्त के 5 प्रकार पढ़े थे, ऐसे ही हमें अब कफ के 5 प्रकार पढ़ने हैं। तो कफ के 5 प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर? पहला है अवलंबक, दूसरा क्लेदक, तीसरा बोधक, चौथा तर्पक और पांचवा श्लेषक। ये तुम्हें इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। और अब हमें क्या करना है, हमें इसके स्थान और इसके कर्म एक बार देख लेने हैं। तो अवलंबक कफ का जो स्थान बताया गया है ये उर बताया गया है, जैसे जो कफ का स्थान है वही अवलंबक कफ का भी स्थान है। और दूसरा स्थान बताया गया है इसका हृदय। ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, क्योंकि ये हृदय में रहता है तो क्या करेगा, हृदय में हृदय का पोषण करेगा। ठीक है, एक फंक्शन तो इसका यह हुआ। अगला फंक्शन ये म्यूकस प्रोवाइड करवाता है हमें। हमारी बॉडी में जहां भी म्यूकस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर अवलंबक कफ ही होता है जो म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। आगे आता है इसके अंदर क्लेदक कफ। क्लेदक कफ का जो स्थान बताया गया है ये अमाशय बताया गया है, और ये अन्न समूह का क्लेदन करता है, मतलब म्यूकस प्रोवाइड करवाता है हमारे फूड को ताकि वो इजिली आगे मूव कर सके। ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है इसके अंदर बोधक कफ। बोधक कफ का स्थान बताया गया है जिह्वा, मतलब हमारी टंग और हमारा गले का रीजन। आगे आता है इसका कर्म। इसका कर्म क्या है, यह रस या स्वाद का बोध कराता है, मतलब जो हमारे टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं हमारे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन सब का बोध करवाता है, मतलब इन सब का ज्ञान करवाता है कि हाँ अगर हम मधुर खा रहे हैं तो हमें पता चले कि हाँ ये मधुर ही है, अगर हम कोई नमकीन चीज खा रहे हैं तो हमें पता चले कि हाँ ये लवण ही है। ठीक है। तो उन सबका बोध, इसका इन सबका ज्ञान कौन करवाएगा हमें, वो करवाएगा बोधक कफ। ठीक है। अगला आता है तर्पक कफ। तर्पक कफ का स्थान माना गया है शिर को, और इसका कार्य क्या है, ये इंद्रियों का तर्पण करवाता है। इंद्रियों का तर्पण मतलब जैसे हम कोई देख रहे हैं तो हमारी कौन सी इंद्रियां, कौन सी ज्ञान इंद्रिया काम कर रही है, नेत्र काम कर रहे हैं। तो हमें देखने का कार्य किसकी मदद से हो रहा है, तर्पक कफ की वजह से हो रहा है। हम सुन रहे हैं, हमारे कान काम कर रहे हैं, हमारे श्रोत्र काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो इंद्रियों का जो तर्पण करवाएगा हमारे कान का, वो कौन होगा, तर्पक कफ होगा। ठीक है। अगला आता है इसके अंदर श्लेषक कफ। श्लेषक कफ का जो स्थान बताया गया है वो संधि बताया गया है, और इसका जो कार्य है यह है अस्थि संधियों को चिकना रखना। मतलब अगर हमारी जो नी जॉइंट है, अगर हमारे नी जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है अगर वो खत्म हो गया तो हमारी बॉडी जो जो हमारी हड्डी है वो चटकने लगेंगी और हमें पेन होगा बहुत ज्यादा। तो श्लेषक कफ क्या करती है, उसको गीला करके रखती है, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बनाती रहती है बार बार, जिसकी वजह से जो हमारी हड्डी है वो आपस में टकराए नहीं और हमें फिर पेन भी नहीं होता। तो तुम्हें इतना सब कुछ तो याद करना है शॉर्ट में कफ दोष के बारे में, लेकिन 15 नंबर के लिए ये भी सफिशिएंट नहीं है। 15 नंबर के लिए तुम्हें इससे और भी ज्यादा इलोबरेट करना पड़ेगा अपनी बुक से, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारा यही होने वाला है। बस थोड़ा बहुत तुम अपनी बुक से इलोबरेट अब इसको कर सकते हो। अब तुम पढ़कर देखना अपनी बुक से, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। बस अब इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, इसकी बात मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अगर तुम्हें यह अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, और मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।